अगस्त 2025 को 18 से 30 के बीच में आप ग्रेजुएट हैं तो इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ मामलों में 18 से 27 है। ताकतवर पोस्ट भी एक तरह से आप कह सकती हैं, अगर सरल भाषा में कहें। सुनते हो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ईडी का छापा वहाँ पर गया तो ईडी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन तमाम तरह की जो पोस्ट हैं। और दूसरा सोशल मीडिया, ये फेसबुक को फेस के पास नहीं रखना है, फेस के पास बुक को रखना है, तभी आप सरकारी नौकरी पर आएंगे। 3 पीढ़ियों की जिम्मेदारी बच्चों के पास है। अपना जीवन कैसे चले, अपने माँ बाप जो बूढ़े होंगे उनका इलाज कैसे दवा करेंगे और अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में परवरिश करें, इसके लिए उनको गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना होगा। कि कितना बनाना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के एग्जाम को निकालने के लिए किस क्वेश्चन को छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी द्वारा डाले जाते हैं जिसमें आप उलझ जाएं। ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का ही टेस्ट नहीं है, आपके आईक्यू लेवल का भी टेस्ट है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना है ज़रूरी। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसकी मैं थोड़ी भूमिका आपके सामने दे दूं। आप जानते हैं कि हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कभी आपने सोचा है? शायद बहुत सारे दर्शक हैं जो जानते भी होंगे, क्योंकि हमारे देश से सबसे ज़्यादा युवा जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं इस वजह से इनको हमारे देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट युवाओं की संख्या है, ये भी कह सकते हैं। तो इसके बाद क्या समस्या आती है हमारे देश में, जो कि राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती है, वो है रोज़गार। और रोज़गार में भी सरकारी रोज़गार। बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन अभी भी नौकरी की तलाश में, और सब चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिले। राज्य सरकार भी समय समय पर वैकेंसी निकालती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उसमें एक कंबाइंड परीक्षा होती है एसएससी की, और उसमें अलग अलग लेवल की परीक्षा होती है, जिसमें कि अभी जो ग्रेजुएशन लेवल की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन अभी आ गया है। और इसके विषय में कि जो अभ्यर्थी हैं जो इस माध्यम से केंद्र सरकार में नौकरी करना चाहते हैं वो क्या क्या करें, क्या क्या उम्र सीमाएँ हैं, क्या क्या योग्यताएँ हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजीव रंजन जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं और सह प्रबंधक निदेशक हैं दृष्टि इंस्टीट्यूट के। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो एसएससी की कंबाइंड लेवल ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा है, इसमें अभी किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, और इसमें नोटिफिकेशन जो आया है तो लास्ट डेट कब तक का है एप्लीकेशन? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा, वो खास करके तैयारी करने से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बड़ा पसंदीदा पोस्ट इसमें होते हैं, और बहुत ही ताकतवर पोस्ट भी एक तरह से आप कह सकती हैं, अगर सरल भाषा में कहें। सुनते हो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, ईडी का छापा वहाँ पर गया तो ईडी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन तमाम तरह की जो पोस्ट हैं वो इसी एसएससी ग्रेजुएट लेवल के तहत भारत सरकार में भरे जाते हैं। और मज़े की बात है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उन युवाओं के लिए है जो ग्रेजुएट हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन कल ही आया है, और 9 को, और 9 से लेकर 4 जुलाई तक ये फॉर्म भरने का ऑनलाइन प्रक्रिया आपको है कि 9 जून से 4 जुलाई तक आप भर सकते हो। और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस मामले में कि लगभग 15,000, अगर संख्या की बात करें तो 14,582, लेकिन ये बढ़ेगा, ये करीब वैकेंसी 20 से 22,000 पर जाएंगे, जैसा कि अंदाज है और हम लोग का जो अनुभव कहता है। क्योंकि एसएससी क्या होता है ना कि जो नोटिफिकेशन अभी तक जो मंत्रालय देते हैं उसी के आधार पर निकलता है। जैसे जैसे मंत्रालय या डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी देते ही जाएंगे, इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे, तो इस तरह ये 15,000 से बढ़ेंगे। और इस बार इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सीट है, इसलिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये है। और इसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है।
हाँ जी, ये तो बात हुई कि आपने बताया जैसा कि बहुत सारे प्रभावशाली पोस्ट जो हैं केंद्र सरकार के उसके लिए ये वैकेंसी आती हैं। इसके बाद एक बात आती है ना, योग्यता से पहले मैं जानना चाहूँगी कि उम्र सीमा क्या है, और उम्र सीमा में एक और कॉम्प्लिकेशन आता है विद्यार्थियों के, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए, कि उसमें बहुत ज़्यादा मंथ्स का कैलकुलेशन होता है, तो इसके बारे में समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये उम्र सीमा जो है, इसका गणना का जो दिन होगा वो 1/8/2025, यानी कि 8 मतलब हो गया अगस्त, आपका 1 अगस्त 2025। इसको अगर आप 18 साल के हैं और ग्रेजुएट हैं और 30 साल तक, कुछ मामलों कुछ पोस्ट हैं ऑडिटर अकाउंटेंट के जो 27 साल है, कुछ 32 साल भी स्टैटिकल वाले, लेकिन बेसिक जो अच्छे पोस्ट जो आपको प्रभावशाली जो पोस्ट आपने कहा है वो 18 से 30, अगर एक अगस्त 2025 को 18 से 30 के बीच में आप ग्रेजुएट हैं तो इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ मामलों में 18 से 27 है। यानी कि अगर आप 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष पार कर चुके हैं लेकिन 30 वर्ष से कम है, कुछ परीक्षाओं के मामले में 27 वर्ष से कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा योग्यता तो आपने बता दिया कि ग्रेजुएशन है। जी, में भी एक है निशा जी कि उसमें है कि आपका क्वेश्चन हमको लगता है कि अगला वही होना चाहिए था और होगा भी, कि क्या वो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए है कि अगर 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को, अगर 25 को वो अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके यानी सर्टिफिकेट मिल गया हुआ है, तो भी एलिजिबल है वो भरने के लिए। माने उनका सर्टिफिकेट भले वो पढ़ रहे हो लेकिन 1 अगस्त 2025 तक उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, माने रिजल्ट हो जाना चाहिए उनका। मतलब अगर उन्होंने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आप उम्मीद है कि 1 अगस्त से पहले वो मिल जाना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इसके अलावा जो सिलेबस की बात आती है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है तो हम समझ ही गए कि ग्रेजुएशन लेवल का होगा, लेकिन सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या? देखिए, मुख्यतः इसमें ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम है इसमें, तो डिफरेंट है, लेकिन मुख्यतः जो है सबसे पहले सबको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जो इसका होता है पीटी, जिसको टियर 1 बोलते हैं। उस सबके लिए है और क्वालिफाइड नेचर का है। माने गवर्नमेंट या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये कहती है कि भाई लाखों जो भीड़ है उसमें से हम चंद बच्चों को छांटेंगे जो इसके टियर 2 को देंगे, और उसके लिए बड़ा सिंपल उन्होंने 4 विषय को रखा है: रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ समझने वाली बात है, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल है, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ 10th स्तर के होते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश भी कमोबेश 10th स्तर के होंगे, जहाँ ग्रामर और वोकैब दोनों होंगे, पैसेज, कंप्रीहेंशन, वर्ड, वन वर्ड, एंटोसेनो, इन तमाम को मिला करके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस, बच्चों जनरल अवेयरनेस में आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जनरल अवेयरनेस को ही लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स समझ लेते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज तीनों में फर्क होता है। तो किसी दिन इस पर हम डिबेट करेंगे एक अलग से, आप आग्रह करके आपसे कि भाई ये जरूरी जानना है बच्चों को। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो वो जो आपके आसपास इन्वायरमेंट में होता है, वो जो चीज़ घट रहा है, वो इतिहास से भी लिया जा सकता है, ज्योग्राफी से भी लिया जा सकता है, या कहीं और से भी लिया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र से, वो जनरल अवेयरनेस इसमें है। तो वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। तो कुल 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा और 200 मार्क्स होंगे, लेकिन क्वालिफाई नेचर के होंगे। इसके आपके वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं कि आपका उसमें होगा या नहीं, मेरिट बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये आपको पंप करेगा दूसरे टियर 2 के एग्जाम के लिए। जब आपने बताया टियर 1, टियर 2, तो कितने चरण में होता है ये परीक्षा? देखिए, एक टियर 1 हो गया, दूसरा टियर 2 जिससे आपका मूल्यांकन होगा। जैसे स्टैटिकल वालों के लिए पेपर 2 होता है, तो यहाँ सेक्शनल होता है और तमाम पोस्टों के लिए। और टियर 3 वो टेस्ट होता है, टाइपिंग वगैरह, तो उसकी हम चर्चा तो जानते ही हैं लोग। तो मेन मुख्यतः टियर 2 है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। वो टियर 2 है जिस पे आपका मेरिट बनता है, और उसमें कौन कौन विषय हैं। तो मुख्यतः उसमें सेम यही विषय हैं। एक कंप्यूटर जुड़ जाता है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और उसके लिए आपको रीजनिंग, जहाँ पे
आपका मैथ और रीजनिंग 1 घंटे का हो जाता है, और उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, और दोनों 90-90 मार्क्स के रहेंगे, यानी कुल 180 नंबर के होंगे। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन मैथ के, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर एक ही साथ रहता है लेकिन सेक्शनल रहता है, हाँ सेक्शनल रहता है। उसके बाद अगले सेक्शन में आएगा आपका इंग्लिश के साथ क्लब कर दिया रहेगा जनरल नॉलेज को, यानी जनरल अवेयरनेस को। तो जहां इंग्लिश में आपको 45 क्वेश्चन होंगे 135 मार्क्स के, वहीं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, यानी कुल 390 मार्क्स के लिए फाइट करना होगा आपको। और इसी 390 मार्क्स में आपको डिसाइड कर देगा कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भविष्य के बनने वाले हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनने वाले हो, समाज में रुतबा पाने वाले हो, या भीड़ के में छट जाने वाले हो। तो इसके लिए पढ़ाई बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कंप्यूटर नॉलेज एक होता है जो करीब करीब उससे भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये 390 पे ही आपकी मार्किंग हो जाएगी, जो भी पोस्ट आपको मिलना है इसी पे मार्किंग होगी। तो ये जो आपने अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो इसमें इसके लिए क्या कोई एक विशेष सिलेबस या तैयारी? बिल्कुल, हाँ इसके सिलेबस है। सिलेबस वेबसाइट पे, एसएससी के वेबसाइट पर दिया गया हुआ है, एकदम अवेलेबल है। और इसकी तैयारी के लिए क्या है ना कि सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसका एग्ज़ाम का डेट अगर ये आपका मतलब मोटे तौर पे मान के चलिए कि 2 महीने से ज़्यादा आपको मिलने नहीं जा रहे हैं। टियर 1 के लिए अगस्त में है, और निगेटिव मार्किंग है, दोनों में निगेटिव मार्किंग है, ये बच्चे जान लें। हाँ कि ये नहीं कि तुक्का भिड़ा दिया और उनका हो जाएगा, दोनों में निगेटिव मार्किंग है। तो 2 महीने का समय है। दोनों का ये ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस भी हाँ, और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ तो टियर 1 तो आपका अगस्त में हो जाएगा, और टियर 2 के लिए दिसंबर का टाइम मिलेगा। तो अगस्त अब 2 महीने टाइम है, करीब 60-65 दिन मान को चलो, क्योंकि 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे 65 दिन। तो 65 दिन फिर 65 डेज प्लान करने होंगे बच्चों को। यानी उन बच्चों को जो नए तैयारी करने वाले, उनको 2 भाग में काम करना होगा। उनको एक पार्ट बांटना होगा कि बेसिक्स उनका सही कैसे हो, और दूसरा कॉम्पिटिटिव कैसे सही हो, यानी कि सेट पर काम करना होगा। और जो पहले से कर रहे हैं उनको डेली पर डे एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। और जो भी बच्चे नए फॉर्म भर रहे हैं वो सबसे पहले 2 या 3 पेपर पीटी के, मेंस का तो टाइम मिलेगा, पीटी का कम से कम 2 से 3 पेपर को अध्ययन करें और देखें कि कहाँ कहाँ किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि उनको फिर वो बैकएंड से उसको ठीक करते चले जाएं। यानी 2 आधार पे, एक सेट भी प्रैक्टिस करना है उनको और इधर ये भी करना है। और अगर हम बात करते हैं बुक की, कि अगर हम बुक करें कि भाई इतने दिनों में हम कैसे कर लें, तो निश्चित रूप से उनको अगर मैथ की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल वगैरह की बुक है, एडवांस अर्थमेटिक का आता है। इंग्लिश में बात करें तो एस.पी. बख्शी की बुक बहुत अच्छी बुक है। एस.पी. बख्शी हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसको अगर बेहतर ढंग से कर दिया जाए तो इंग्लिश में कोई कोताही नहीं रहेगी, और थोड़े से वर्ड कर लिए जाए तो। रीजनिंग का है तो वो प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी स्तरीय अरिहंत वगैरह, चाहे आर.एस. अग्रवाल का भरवन नरभरवाल आता है, या किसी अपने कोई कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं का भी मटेरियल हो, उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना क्योंकि एसएससी का रीजनिंग उतना बड़ा नहीं होता है, बैंक की तरह उतना उलझा हुआ, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। एसएससी के मैथ होते हैं जहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होते हैं, और दोनों को समान रूप से बच्चों को पढ़ना होगा। और होते तो लेवल 9-10 के हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ टाइम बाउंड होता है। सिर्फ बनाने से आपका काम नहीं चलता है, टाइम में बनाने से काम चलता है। और ये भी मान के चलिए निशा जी कि सिर्फ टाइम में बनाने से भी काम नहीं चलता है, टाइम में सही बनाने से आपका सिलेक्शन होता है। तो टाइम के अंदर सही बनाएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। आपने जो ये बात बताई कि टाइम बाउंड, और बहुत सारे छात्रों की तरफ से ये सवाल आपके पास रख रही हूँ कि छात्रों का ये रहता है कि आ तो रहा था, क्वेश्चंस इजी था, टाइम नहीं बचा, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करें? बिल्कुल, ये दर्शाता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप सीधे साधारण भाषा में देखें कि हम एक बात कहना चाहते हैं, आप महिला हैं, आप रोटी बनाती होंगी, आप काम करते हुए जल्दी जल्दी बना लेती होंगी, और हमें कहा जाए तो हम धीरे से बनाएंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैथ में है, वही चीज़ रीजनिंग में है, वही चीज़ इंग्लिश में है, और वही चीज़ कंपटीशन के पढ़ाई में है। बच्चे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो मिनिमाइज हो जाएगा। पहले वो टाइम, पहले 2 सेक्शन में, एक तो 60 मिनट रखे, या 65, अभी थोड़ा ज़्यादा भी समय वो ले सकते हैं। धीरे धीरे अपने टाइम को कमाएं वो,
तो अब खुद ब खुद उनको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। और एक और बात बच्चे को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी गंभीरता से आपका चैनल शिक्षा का संवाद बड़ा गंभीरता, हमें अच्छा लगता है कि आप बुला बुला के लोगों को शिक्षा की के प्रति जागरूक करते हैं। तो एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे बच्चों को कि कितना बनाना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के एग्जाम को निकालने के लिए किस क्वेश्चन को छोड़ना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी द्वारा डाले जाते हैं जिसमें आप उलझ जाएं। ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का ही टेस्ट नहीं है, आपके आईक्यू लेवल का भी टेस्ट है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत पढ़ भी रहे हैं और सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनको बनाने आता है, छोड़ने क्वेश्चन नहीं आता है। उस पर भी प्रैक्टिस बच्चों को करना है कि उलझे हुए क्वेश्चन को हमको हाथ ही नहीं डालना है, छोड़ देना है। तो ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है और थोड़ा बहुत मार्गदर्शन उसके लिए चाहिए। एक्सपर्ट का थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शन चाहिए। वो एक्सपर्ट आपके सीनियर भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई नौकरी पेशा जो अभी 2-3 सालों में गया है वो भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना बेनिफिशियल? सबसे ज़्यादा और जितनी बार आप सॉल्व कर सके। बच्चे ऊब जाते हैं कि एक ही टेस्ट, हम देखते हैं अपने यहाँ भी बच्चे सर एक ही पेपर, जितनी बार तब तक जब तक कि पूरा क्वेश्चन याद ना हो जाए उतना बार प्रीवियस ईयर, 5 साल का प्रीवियस ईयर निकालिए। अब तो खैर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले जब हम पढ़ाते थे तो उस समय तो OMR पे एग्जाम होता है, एक पेपर होता था। उस एक पेपर को आपको बताया नहीं चाहिए, हम 10-10, 15-15 बार बच्चों को बनवाते थे और तो बैच का बैच जाता था। जितना बारों प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया उनका होगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपकी बातों से मैं निकालूं तो जितना वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ये परीक्षा उतना ज़्यादा साधने में आसान हो जाएगा उनको। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट थोड़ा आना चाहिए 10th स्तर का। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां अनसीन क्वेश्चन होता है, ये बिल्कुल सीन क्वेश्चन होता है और बिल्कुल प्रैक्टिस करके ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। प्रैक्टिस करके ही टाइम को मिनिमाइज किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिस मिलके ही आपको एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी मिलके आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक सवाल और, ये भी छात्रों के संदर्भ से ही मैं पूछना चाहूँगी कि मैथमेटिक्स की जैसे बात आती है तो बहुत सारी जो छात्राएं हैं, हालांकि ये अब मिथ ही है, लेकिन जब विद्यार्थी थी तो उस वक्त का चूँकि ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता था कि गणित जो है वो एक चुनौती हो जाती थी छात्राओं के लिए विशेष रूप से। इस पर फिर क्या ऐसे नहीं, कोई भी विषय चुनौती नहीं, सब विषय मतलब इक्वल है। बात ऐसे समझो कि हम तो बच्चों को ये बताते रहते हैं कि आप मोबाइल जब आया था, स्मार्टफोन, हम लोगों को चलाने नहीं आता था। जब हम लोगों ने उसको पेरना स्टार्ट किया तो चलाने आ गया। तो आपको वह विषय, कोई विषय अगर डराता है इसका मतलब है कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उस पर प्रैक्टिस कम किया, उसको आपने सीखा नहीं, आप डर गए, डर के छोड़ गए। तो जो विषय ज़्यादा डरा है उसको ज़्यादा पढ़ना है, जितना बार पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए मानव मस्तिष्क में एक ही ब्रेन है, तो जो मोबाइल चला सकता है, बाइक चला सकता है, जो रीजनिंग समझ सकता है, जो जीके याद कर सकता है, वो ब्रेन मैथ कैसे नहीं बना सकता है? मैथ के लिए दूसरा ब्रेन हमारे दिमाग में नहीं है। बस एक डर है, उस डर को बच्चियों को निकाल देना है। उस डर से बच्चों को, आज बहुत बच्चे होते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के, हमसे आके पूछते हैं सर इंग्लिश बहुत खराब है। हम कोई खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए, ये डर तो आज से अभी से निकालो, आज से रखो कि मेरा सब कुछ ठीक है। देखो हाँ, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि एसएससी परीक्षा या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें जो आपकी तैयारी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। और जो अभी आगामी जो परीक्षा आने वाली है एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसका आप फॉर्म भरें और उसके बाद उसी तरह से तैयारी करें तो आपका ये परीक्षा ज़रूर। एक और गंभीर बात हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, ये लास्ट बात संदेश होगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए होगा कि अपने बच्चे जो तैयारी करते हैं उनसे कम से कम व्यस्तताओं के दौर में आधा घंटा बैठ के संवाद जरूर करना। पर डे तो वीक में आधा 1 घंटा जरूर। ये अभिभावकों से मेरा अनुरोध है। आप छोटा बच्चा रहता है तो कैसे आप स्कूल पहुंचाते हैं, कैसे ले आते हैं, ये डर रहता है। आप बड़े बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, आपको पता ही नहीं रहता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये अभिभावकों से मेरा निवेदन, आग्रह है कि वो थोड़ा इस पर ध्यान दे। आए दिन बच्चों को हम देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बच्चियों को देख रहे हैं। तो ये हम आप मिलके, हम शिक्षक, अभिभावक और बच्चे मिलके ही इसको संभाल सकते हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया, ये फेसबुक को फेस के पास नहीं रखना है, फेस के पास बुक को रखना है, तभी आप सरकारी नौकरी पर आएंगे। 3 पीढ़ियों की जिम्मेदारी बच्चों के पास है। अपना जीवन कैसे चले, अपने माँ बाप जो बूढ़े होंगे उनका इलाज कैसे दवा करेंगे और अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में परवरिश करें, इसके लिए उनको गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना होगा।
और ये तभी संभव है जब वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। हाँ, सोशल मीडिया जरूरी है, काम का चीज़ देखिए ना। अब स्क्रॉल कर रहे हैं दिन भर, फेसबुक व्हाट्सएप को देख रहे हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे? आपका दिमाग तो डिस्ट्रैक्ट हो गया उधर। और फिर दिमाग तो ऐसा कोई वस्तु तो है नहीं कि तुरंत यहाँ से, कुर्सी तो है नहीं कि इधर से उठा के उधर रख देंगे। आपको दिमाग को फिर उस पर से पढ़ाई पर लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। आपको लगता है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन अमूमन उस दिन आप पढ़ते नहीं हैं। आधा एक घंटा बाद आपको कुछ समझ में आता है। तो सोशल मीडिया से दूर रहे बच्चे। वो यूट्यूब पर आजकल देखते रहते हैं, क्लास देखते देखते कहीं और चले जाते हैं। ये चीज़ बड़ा जरूरी है, गंभीरता से सोचने वाली जरूरी है। तो ये जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु आए कि ये एसएससी की तमाम जानकारियों के साथ जो आपको एक सुझाव दिया गया है कि डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन में भी विशेष रूप से जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है उससे बचे रहें। यूट्यूब को हम कई बार ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने की बात तो कहते हैं, लेकिन वो यूट्यूब में इतने सारे एडवर्टीजमेंट ये सब आते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि हमको कहाँ से एजुकेशन चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में। अगर आपको ऑनलाइन ही चाहिए तो वो एक स्पेसिफिक सेक्शन होना चाहिए, ना कि यूट्यूब या फिर ऐसा कोई सेक्शन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राजीव रंजन जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सारे जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, इसी तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।